तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग गवर्नमेंट क्लासेस टॉक के अंदर। मैं आपका दोस्त, आपका साथी राहुल सर आपके लिए विज्ञान से संबंधित जो रीट में अपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अपन चर्चा करने वाले हैं। रीट 2025 टारगेट बेच मतलब जो साइंस का जो पोर्शन है उसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। रीट 2025 को टारगेट करते हुए चलेंगे और रीट के साथ साथ जैसे आरएस है, पीएसआई है, सीईटी है, पटवार है, उनमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतने इंपॉर्टेंट है जितने रीट के अंदर है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं ह्यूमन रोग, यानी जो मानव रोग है या ह्यूमन डिजीज की बात करेंगे अपन यहाँ से। मानव रोगों की पहली क्लास है ये, और पहली क्लास में एक मोटिवेशन कोट बोल रहा हूं कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। यानी अपन ऐसा ही करने वाले, बिल्कुल यहां से कड़ी जोड़ते हुए, यानी सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस के आधार पर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। सिलेबस को देखकर ही अपन क्या करेंगे, वही चीजें पढ़ाएंगे यहाँ पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य चीजों को नहीं पढ़ाया जाएगा, और मेहनत करेंगे तो आगे सफल भी होंगे, तकदीरें भी बनेगी। स्टार्ट करते हैं अपन। पहले अपन देख लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं कि रीट पात्रता परीक्षा का क्या सिलेबस है। जो टॉपिक अपन ले रहे हैं मानव रोग, वो रीट पात्रता के अंदर किस नाम से है। देखो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग। अब यहाँ पर मानव रोग बहुत बड़ा टॉपिक है, मानव रोग बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपने को क्या पढ़ना है यहाँ पर, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग। यानी जो सूक्ष्म जीव है, जैसे जीवाणु है, वायरस है, कवक है, प्रोटोजोआ है, उनसे जो फैलने वाले रोग है उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखो कुछ रोगों के नाम भी दे रखे हैं, जैसे क्षय रोग दे रखा है, टीबी दे रखा है, तो टीबी को अपने को अच्छे से पढ़ना है। खसरा दे रखा है तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर डिफ्थीरिया रोग दे रखा है। डिफ्थीरिया, जो ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित बीमारी है डिप्थीरिया, वो पढ़ेंगे। हैजा है, टाइफॉइड है, ये सभी अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर रोगों से बचाओ, कौन कौन से टीके आते हैं, इसमें कौन कौन से उपचार काम में आते हैं, कौन कौन सी दवाइयां ली जाती है। फिर संक्रामक रोग यानी कंटेजियस जो डिजीज होती है, संक्रामक रोग, वो इसमें पढ़ने वाले हैं। फैलने के कारण क्या क्या है और उनसे बचाव क्या क्या कर सकते हैं अपन, ये है। फिर इसमें देखो भोजन के स्रोत, यानी ये टॉपिक थोड़ा अलग है। बाकी भोजन के स्रोत, भोजन के प्रमुख अवयव और उनकी कमी से होने वाले रोग एवं संतुलित भोजन। अभी जो अपन बात करने वाले रोगों से संबंधित बात करने वाले हैं, इसमें भोजन के प्रमुख अवयव आगे बात करेंगे। फिर रीट मुख्य परीक्षा के अंदर वो किस नाम से, देखो सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग एवं संक्रामक रोग, यानी जो सूक्ष्म जीवों से जो रोग फैलते हैं वही इसके अंदर है। यानी यहाँ पर भी अपने कौन से रोग दे रखे, सूक्ष्म जीवों से संबंधित रोग दे रखे, और यहाँ पर भी क्या दे रखे, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, यानी संक्रामक रोग अपने को पढ़ने हैं। बाकी रोग गैर संक्रामक भी होते हैं, नॉन कंटेजियस भी होते हैं, जिसमें अपने को जितने भी आनुवंशिक रोग होते हैं वो पढ़ने होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है तो वो छोड़ना है। सिलेबस देखोगे, सिलेबस के आधार पर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर अपने को क्या पढ़ना है, खाली सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग पढ़ने। फिर भोजन के प्रमुख अवयव एवं उनकी कमी से होने वाले रोग, जैसे विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से होते हैं, उनकी बात भी अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहां से, जो अभी आपके 25/7/2022 के अंदर एग्जाम हुआ था, जुलाई 2022 के अंदर जो रीट पात्रता का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही अपन क्या कर रहे हैं, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां से देखो पहला क्वेश्चन है कि कौन से जीवाणु की, क्या बोल रहा है कि कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग, कौन सा, काली खांसी रोग, जिसे अपन बोलते हैं पर्ट्यूसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पर्ट्यूसिस। ये काली खांसी रोग जो है कौन से जीवाणु से होता है, बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस से होता है क्या, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है क्या, माइकोबैक्टीरियम लेप्रि से, या निस्सेरियाई गोनेराई से होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस।
यानी बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से, जीवाणु से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? काली खांसी, जिसे अपन बोल देते हैं पर्ट्यूसिस। इंग्लिश में देखो पर्ट्यूसिस, हुपिंग कफ भी बोल देते हैं इसको, सोडेज कफ भी बोल देते हैं। अब कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से कौन सा रोग होता है? डिप्थीरिया। आगे पढ़ेंगे सारे रोग। डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से कौन सा रोग होता है? डिप्थीरिया रोग होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से जो रोग होता है वो होता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, जिसे अपन लेप्रोसी भी बोल देते हैं। निस्सिरियाई गोनेरिया से जो होता है सुजाक या गोनेरिया, सुजाक या गोनेरिया रोग जो होता है वो किससे होता है? निस्सिरियाई गोनेरिया से। तो इसमें जो आपके सारे ऑप्शन क्लियर होंगे, पहला जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। और ये क्या है? देखो एक संक्रामक बीमारी है, और संक्रामक बीमारी कई क्वेश्चन आया है देखो, ठीक है, तो गैर संक्रामक पढ़ना ही नहीं है, तो आंसर तो क्या हो गया अपना? बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन क्या, अपन बात कर लेते हैं एक एक रोगों की। अब जीवाणु जनित रोगों में बात करें, कौन कौन से जीवाणु जनित रोग है, तो एक बार इनको पूरे जो जीवाणु जनित रोग है उनके बारे में बता देता हूं। इसमें देखो आप ट्रिक भी देख सकते हो कि सुन ए भाई तेरी डीपी खूबसूरत नहीं है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो, और बिना ट्रिक भी आप अगर बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ट्रिक तो क्या है, ऐसे ही सुविधा के लिए बना दी। देखो सू से जो है आपने सुना होगा सुजाक रोग और सिफिलिस रोग, ये दोनों जो रोग होते हैं वो यौन संचरित रोग भी होते हैं, सुजाक और सिफिलिस रोग। तीसरी बात करें तो न से जो आपका आता है निमोनिया रोग होता है, जो बच्चों में अक्सर देखा जाता है, निमोनिया। फिर बात करें भाई सुन ए से आता है एंथ्रेक्स रोग जो जानवरों के अंदर भी देखा जाता है और मनुष्य के अंदर भी देखा जाता है। भाई से जो आता है आपका बोटुलिज्म, जो खतरनाक खाद्य विषाक्तता का कारण है, बोटुलिज्म या बोटुलिनम बोल देते हैं इसको। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर जो आता है देखो तेरी से यहाँ पर 3 रोग अपने को ध्यान रखने हैं। एक तो टाइफाइड, टी से टीबी और टी से टिटनस। 3 रोग अपने को ध्यान रखने हैं यहाँ से, कौन कौन से? टाइफाइड, टीबी और टिटनस। फिर बात करें डी से आपको पता है डिप्थीरिया, डी से क्या होगा? डिप्थीरिया। पी से क्या होगा आपका? प्लेग, जिसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है खूबसूरत मतलब यहाँ के से है, और के से देखो यहाँ पर एक तो काली खांसी और एक कुष्ठ रोग, दोनों ध्यान रखने, काली खांसी और कुष्ठ रोग। फिर बात करते हेजा, खूबसूरत नहीं है, तो यहाँ पर देखो एक आ जाता है हेजा, ऐसे क्या आ गया? हेजा। और लास्ट के अंदर जो आता है मस्तिष्क का आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजाइटिस रोग आपको अपने मस्तिष्क की जो झिल्लियां होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पाइयामेटर, उनसे संबंधित होता है। और ये भी क्या है? एक जीवाणु जनित बीमारी है, मेनिंजाइटिस, जो अपन ज्यादातर तो वहां जब तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये भी क्या है? बैक्टीरिया से संबंधित रोग है, इसलिए ले लिया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि पीलिया जो होता है वो जीवाणु और वायरस दोनों से होने वाला रोग है, यानी इसको न तो अपन जीवाणु जनित बोल सकते हैं, न ही विषाणु जनित रोग बोल सकते हैं, न तो बैक्टीरियल बोल सकते हैं, न वायरल डिजीज बोल सकते हैं। तो ये क्या है? दोनों से होने वाला रोग है, जो किसको प्रभावित करता है? मेन यकृत, यानी हमारे लीवर को प्रभावित करता है ये पीलिया। आगे बात भी करेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से आपको ये ध्यान रहना चाहिए, और धीरे धीरे पढ़ोगे तो अपने आप आपको ध्यान में रह जाएंगे। तो पहला जो रोग अपन पढ़ते हैं, इसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ जैसे क्वेश्चन के ऑप्शन आएंगे उसके आधार पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर जो रोगों के नाम लिख लिए। अब रोगों में सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर जो आता है रोग काली खांसी को और किस किस नाम से जानते हैं? देखो काली खांसी को अपन पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं, और कुकर खांसी बोल देते हैं, हुपिंग कफ बोल देते हैं, और सोडेज कफ बोल दिया जाता है, यानी लगातार 100 दिन तक खांसी चलती है इसके अंदर, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको? सोडेज कफ। अब सबसे पहले पूछा जाता है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो इंपॉर्टेंट होता है यहां से सबसे पहले जो रोग कारक होता है, रोग कारक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोग कारक है इसका बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस या हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, ज्यादातर आंसर में यही आता है, लेकिन कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस भी पूछ लिया जाता है। बाकी अपने को ध्यान रखना है बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। या अब देखो इसका नाम, अगर आपको ये नाम ध्यान है पर्ट्यूसिस,
तो इसी नाम के आधार पर आप इसके बैक्टीरिया यानी इसके रोग जनक का नाम भी बता सकते हो। देखो बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। अब लक्षण क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है उसकी बात करते हैं। लगातार क्या कर, इस रोग के अंदर क्या होता है, लगातार खांसी चलती है, 100 दिन तक चलती है। और जिसमें लगातार चलने के कारण क्या होती है, कभी कभी जो है कुत्ते के पिल्ले जैसी आवाज उत्पन्न होती है कई बार। और कई बार क्या होता है, हमारी जो फसलियां होती है वो फ्रैक्चर भी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। और हर्निया हो जाता है। हर्निया का मतलब, हर्निया भी दो प्रकार का होता है। हर्निया भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है असेंडिंग असेंडिंग हर्निया और एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है कि वर्षण जो होते हैं उदर गुहा में आ जाते हैं, यानी टेस्टिस जो होते हैं वो वापस कहाँ आ जाते हैं, उदर गुहा में, यानी पेट के अंदर आ जाते हैं। तो जो काली खांसी है, और काली खांसी में कौन सा हर्निया होता है, असेंडिंग हर्निया। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर्निया ना देकर क्या बोल दिया जाए, असेंडिंग हर्निया दे दिया जाए या डिसेंडिंग, तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, असेंडिंग। डिसेंडिंग हर्निया में क्या होता है, वर्षण आते जो होती है वर्षण कोष में चली जाती है, आते उल्टी चली जाती है वर्षण कोष में। जबकि असेंडिंग में क्या होता है, वर्षण कोष जो कहाँ आ जाते हैं, उदर गुहा में। जबकि डिसेंडिंग में क्या आ जाती है, आते वर्षण कोष में चली जाती है। टीका क्या है, वैक्सीन क्या है, यहाँ पर डीपीटी का टीका, जो 3 रोगों में काम आता है, डीपीटी का टीका, जिसे अपन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, 3 रोगों में काम आने वाला टीका है डीपीटी। इस तीनों रोग क्या है, बैक्टीरिया से संबंधित है। ठीक है, तो अपने काली खांसी की बात करी, कुकर खांसी बोल दो या सोडेज कप बोल दो या हुपिंग कप बोल दो, बहुत सारे नाम है इसके। रोग कारक ध्यान रखना है। फिर लक्षण, लक्षण से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोग पूछ सकते हैं कि कौन सा असेंडिंग हर्निया हो जाए। ठीक है, आगे बात करें वैक्सीन के बारे में, पूछा जाता है कि वैक्सीन जो, कौन सी वैक्सीन इस रोग के अंदर यानी बचाव के अंदर या उपचार के बचाव के अंदर दी जाती है। तो काली खांसी की बात करें अपने। काली खांसी के बाद जो दूसरा रोग आपने पढ़ा होगा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को अपन गलघोटू रोग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गलघोटू। अब गलघोटू रोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, पहले तो ये देखो इसमें रोगजनक की बात करें तो रोगजनक कौन सा है यहाँ पर, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, यानी डिप्थीरिया के रोगजनक का नाम क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। किस जीवाणु के द्वारा होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्या होता है इसके अंदर, ज्यादातर तो क्या होता है, बुखार होती है, सिर दर्द होता है, और क्या होता है इसमें, शेषन मार्ग नहीं है, श्वसन मार्ग है, लिखने में श्वसन मार्ग में क्या बन, गाढ़ा पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ क्या हो जाता है, ठोस होकर जमने लगता है। क्या लगता है, जमने लगता है। देखो ये जमने लगता है, तो जिससे क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। और ज्यादातर जो रोग होता है, ये संभावना किसमें होती है, जो कच्चे दूध का सेवन करने वाले, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो कच्चे दूध का सेवन करते हैं। कच्चे दूध के सेवन से बच्चों में जो गले में क्या होता है, सफेद झिल्ली का निर्माण हो जाता है। और सफेद झिल्ली का निर्माण होने के कारण ही ये रोग क्या है, बच्चों में सर्वाधिक देखा जाता है। इसी कारण इसके उपचार के रूप में, या आपने को कभी भी कच्चे दूध का सेवन मत करवाओ बच्चे को, क्या करो, पाश्चुरेटेड जो दूध है उसका उपयोग करना चाहिए, वो दूध पिलाना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, इसमें नाक से खून भी आने लग जाता है डिप्थीरिया के अंदर, है ना। तो बच्चों के अंदर होने वाला रोग है, ज्यादातर मात्रा में बच्चों के अंदर देखा जाता है डिप्थीरिया। फिर बात करें इसका परीक्षण की बात करें तो कफ परीक्षण, यानी हमारे कफ का परीक्षण करके इस रोग का पता लगाया जा सकता है। वैक्सीन या टीके की बात करें तो अभी बात करी थी डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका 3 रोग में 3 रोग के अंदर काम आता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी बोल देते हैं, और तीसरा आता है टिटेनस के अंदर। ठीक है, तो वैक्सीन या टीका कौन सा होगा, डीपीटी का टीका। अब उपचार की बात करें तो उपचार के जितने भी जो बैक्टीरियल डिजीज है, जो जीवाणु जनित रोग है, उसके अंदर एंटीबायोटिक दवाएं काम आएगी। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक जिसे अपन बोल देते हैं, एंटी सीरम इंजेक्शन भी दिया जाता है इसके अंदर, डिप्थीरिया के अंदर। और गलघोटू रोग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें गले में क्या बन जाती है, सफेद झिल्ली बन जाती है, और जिसके कारण या बच्चे को दूध या द्रव पदार्थ निकलने में परेशानी होती है, इसलिए गले को घोटने का काम कर रहा है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, गलघोटू रोग। फिर आगे बात करते हैं, अगला जो रोग है इसी के अंदर, कुष्ठ रोग। तीनों अपन जो चारों ऑप्शन है उसको साथ के साथ क्लियर कर रहे हैं। तो आगे बात करें तो अगला रोग है कुष्ठ रोग, जिसे अपन बोल देते हैं लेप्रोसी या हैंसन रोग। क्या बोल देते हैं, हैंसन का रोग बोला जाता है, लेप्रोसी बोला जाता है। अगर आपको ये नाम ध्यान है, जैसे अपने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, लेप्रोसी से क्या बन गया, लेप्री।
रोग कारक का नाम क्या आ गया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या आ गया? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अब प्रभावित अंग क्या होता है? त्वचा, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है कुष्ठ रोग, और हमारी मांसपेशियों में भी प्रभावित करता है, और हमारी स्किन जो होती है त्वचा को भी प्रभावित करता है। इस रोग में क्या होता है कि त्वचा की संवेदनशीलता खत्म होने लग जाती है, यानी पता ही नहीं चलता यहाँ पर सुई चुभई तो सुई चुभने का दर्द भी, एहसास भी नहीं होगी, संवेदनाएं खत्म हो जाती है इसके अंदर। और क्या होता है? त्वचा पर रंगहीन धब्बे या त्वचा गलने लग जाती है। और इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, इसके अंदर जो है 1 से 7 वर्ष में लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं और अंगुलियों में विकृति उत्पन्न। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1 से 7 वर्ष में क्या हो जाते हैं इसके लक्षण, किसके? कुष्ठ रोग के लक्षण प्रदर्शित होने लग जाते हैं। फिर बात करते हैं वैक्सीन या टीका। वैक्सीन जो टीका आता है बीसीजी का टीका। कौन सा टीका आता है? बीसीजी का टीका। और ये बीसीजी का टीका एक तो कुष्ठ रोग के अंदर दिया जाता है, और किस बीमारी से बचने के लिए? और जो टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, उस ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए भी, या उसके बचने के लिए क्या करते हैं अपन? कौन सा टीका देते हैं ना? बीसीजी का टीका। तो 2 जगह काम आता है बीसीजी का टीका। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसाइल कामेट ग्वेरिन होता है, ठीक है। प्रेक्शन या टेस्ट की बात करें, उस लेप्रोसी से ही क्या बन गया आपका? लेप्रोमिन टेस्ट। इसका नाम क्या है? लेप्रोमिन टेस्ट। उपचार में जितने भी जो जीवाणु जनित रोग है उनमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक। अब बात करें कि भारत सरकार ने कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए आपने क्या है 1995 ईस्वी में एमडीटी, जिसे अपन बोल देते हैं मल्टीपल ड्रग थेरेपी। क्या बोल देते हैं? मल्टीपल ड्रग थेरेपी अभियान की शुरुआत करी थी। कई बार आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर बहुत सारी जगह लिखा होता है कि कुष्ठ रोग का अब एमडीटी से इलाज कर सकते हैं। एमडीटी मतलब मल्टीपल ड्रग थेरेपी, एड लगे हुए हैं कई जगह तो, ठीक है। तो इस कुष्ठ रोग की बात करें तो कुष्ठ रोग में आपको ध्यान रखना है, एक तो बैक्टीरिया का नाम यानी रोगजनक का नाम क्या है? कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। वैक्सीन बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं, और टीका आपने को ध्यान रखना है बीसीजी का टीका। और क्या ध्यान रखना है कि अभी जो वर्तमान में इलाज करते हैं वो किस तरीके से, किस थेरेपी से करते हैं? तो एमडीटी से, मल्टीपल ड्रग थेरेपी, यानी मल्टीपल ड्रग देकर, मल्टीपल दवाइयां देकर इस रोग को ठीक किया जा सकता है, कुष्ठ रोग। आगे बात करें, अगला जो रोग है, अब देखो इसी के अंदर ये जो है कुष्ठ रोग, ये 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3। अब 3 कौन कौन से प्रकार की बात करें तो ये होता है, पहला जो होता है ट्यूबरक्लोइड, दूसरा होता है लेप्रोमेट्स, और होता है बॉर्डरलाइन। इस ट्यूबरक्लोइड के अंदर क्या होते हैं? जो ट्यूबरक्लोइड होता है इसके अंदर प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है, यानी इस रोग के अंदर, यानी जो कुष्ठ रोग का पहला प्रकार है ट्यूबरक्लोइड, इसके अंदर तो प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, जबकि लेप्रोमेट्स के अंदर ये अत्यधिक संक्रामक कुष्ठ रोग है, लेकिन इसके अंदर प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है, प्रतिरोधी क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। इसके अंदर तो ज्यादा होती है, ट्यूबरक्लोइड के अंदर तो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और लेप्रोमेट्स के अंदर क्या होती है? प्रतिरोधी क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है इसके अंदर? कमजोर होता है, इसके अंदर मजबूत होता है। इसमें क्या होता है? त्वचा पर चकते व घाव बन जाते हैं, यानी त्वचा पर चकते हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, हाथ पांव की अंगुलियां मुड़ने लग जाती हैं, ठीक है। लेप्रोमेट्स में क्या होता है? सबसे अधिक जो घातक है वो कौन सा? इसके अंदर लेप्रोमेट्स। यानी कुष्ठ रोग के अंदर भी बात करें तो कौन सा घातक रोग है यहाँ पर? लेप्रोमेट्स अत्यधिक संक्रामक या घातक रोग है। अगर मैं बात करूं, इसमें जीवाणु समूह में बनकर क्या बना लेते हैं? ग्लोबी का निर्माण कर लेते हैं, और क्या होते हैं? त्वचा पर गांठे व घाव उभर जाते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है बॉर्डरलाइन, इसके अंदर क्या होते हैं? जो दोनों उपयुक्त दोनों जो प्रकार है उसके लक्षण इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो 3 कुष्ठ रोग के प्रकार ध्यान रखना है, ट्यूबरक्लोइड, लेप्रोमेट्स और बॉर्डरलाइन। तीनों के अंदर इन दोनों के लक्षण इसके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो क्या होती है? बहुत अधिक होती है, और इसके अंदर प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है? बहुत कम होती है। तो आगे बात करते हैं, अगला रोग है यहाँ पर सुजाक। ये सुजाक या गोनेरिया की बात करें, इसके रोग कारक का नाम क्या है? नेस्सीरियाई गोनेराई। क्या है? नेस्सीरियाई गोनेराई, यानी जीवाणु का नाम क्या है यहाँ पर? नेस्सीरियाई गोनेराई। नेस्सीरियाई गोनेराई जीवाणु का नाम है। संक्रमण जो होता है संक्रमित व्यक्ति के साथ या असुरक्षित यौन संबंध से, यानी अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं
तो उससे ये रोग होने की आशंका है। अब आशंका क्या है, ये जो रोग है सुजाकिया गोनेरिया, ये क्या होता है, यौन संचरित रोग होता है, यौन संचरित रोग, यौन संचरित रोग की श्रेणी में आता है। एसटीडी जिसे अपन बोल देते हैं शॉर्ट में एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करें लक्षण में, और कौन सा रोग सुजाकिया गोनेरिया के अलावा, एक आता है सिफिलिस, सिफिलिस भी इसके अंदर आता है, आगे बात भी करेंगे अपन सिफिलिस की। लक्षण क्या है कि जननांगों में संक्रमण हो जाता है, यानी जो हमारे जनन अंग होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाता है। मूत्र करते समय जलन का होना, मूत्र पथ में घाव बन जाते हैं, और कभी कभी इस रोग के अंदर अगर ज्यादा समय से रोगी ग्रसित है तो उसके अंदर बांझपन यानी स्टर्लिटी का गुण भी आ जाता है, ठीक है। अब बात करें उपचार में एंटीबायोटिक तो जितने भी जो बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, उसके अंदर एंटीबायोटिक तो दी जाती है सभी के अंदर। आगे बात करें, दूसरा प्रश्न अब आ रहा है, दूसरा प्रश्न यहां पर जो बोला गया है कि विटामिन डी, यानी विटामिन से संबंधित रोगों की बात कर रहे हैं यहां पर। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरोल, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। इस कैल्सीफेरोल की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी है क्या, बेरी है क्या, स्कर्वी है क्या, रिकेट्स है क्या। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स होता है, जिसमें अस्थियां मुड़ने लग जाती हैं, और ये हमारे जो विटामिन डी है वो हमारे अस्थियों को मजबूत करने में सहायक होता है विटामिन डी, और यही विटामिन डी हमारे शरीर में एक हार्मोन की तरह कार्य करता है, हार्मोन की तरह कार्य करता है विटामिन डी। ये क्या करता है, सूर्य से आने वाले जो हमारी त्वचा के अंदर पाया जाता है बीटा हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल, बीटा हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल को इसमें तोड़ने का काम करता है, कैल्सीफेरोल में। सूर्य का प्रकाश तोड़ता है इसको, तभी तो अपन बोलते हैं कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य से नहीं मिलता, सूर्य क्या करता है, सूर्य का प्रकाश इसको, हमारी त्वचा के अंदर ही पाया जाता है बीटा हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल, इसको तोड़ने का काम करता है कौन, सूर्य का प्रकाश, और किस में बदल देता है, कैल्सीफेरोल में, यानी विटामिन डी में बदल देता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होगा वो कौन सा होगा, रिकेट्स होगा। रतौंधी जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। आगे बात भी करते हैं, जैसे सारे रोग मैंने यहाँ पर एक जगह इकट्ठे कर लिए, देखो आगे जो रोग है यहाँ पर इनके रासायनिक नाम कौन कौन से उनकी बात कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बताओ, रेटिनोल। क्या है, रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। और इनकी कमी से, यानी इनकी कमी से जो रोग होते हैं उनके नाम भी अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो रेटिनोल क्या है, किसका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, रतौंधी। कौन सा होता है, रतौंधी। दूसरा जो रोग है विटामिन बी1, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो कौन सा होता है, बेरी। कौन सा होता है, बेरी। फिर बात करें विटामिन बी2, विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो किलोसिस के अंदर क्या हो जाते हैं, जो मुख के किनारे होते हैं वो फटने लग जाते हैं। फिर बात करें, त्वचा भी फटने लग जाती है, और आंखों का लाल होना, जीभ का फटना, ये सभी इसके लक्षण हैं, किसके, किलोसिस के। बात करें विटामिन बी3, और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन, या निकोटिन अम्ल भी बोला जाता है इसका। रासायनिक नाम एक और है, निकोटिन बोल देते हैं, नियासिन या निकोटिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी जो कमी से, विटामिन बी3 की कमी से जो रोग होता है पेलाग्रा, या जिसे अपन बोल देते हैं त्वचा दाद होते हैं, पेलाग्रा डिजीज जो होती है विटामिन बी3 या नियासिन की। कभी कभी रासायनिक नाम दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा। इस पेलाग्रा को एक और नाम से जानते हैं, 4D सिंड्रोम या ग्लूकोमा के नाम से जाना जाता है। 4D का मतलब क्या होता है, एक तो होता है डर्मेटाइटिस, यानी त्वचा का रूखा होना, डर्मेटाइटिस, डायबिटीज, फिर डीप वेन डिप्रेशन, और एक होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और एक होता है डिप्रेशन। ये चारों क्या होते हैं, 4D के पूरा नाम है। फिर बात करें विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक अम्ल। इसमें जो होता है व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है और बाल सफेद होने लग जाते हैं। विटामिन बी6 की बात करें, इसका जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन,
क्या है, पायरिडॉक्सिन। और इससे जो रोग होता है एनीमिया, कौन सा रोग होने लगता है, एनीमिया या त्वचा रोग। मेन जो एनीमिया की बात करें तो सामान्य एनीमिया होता है विटामिन B6 की कमी से, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन B7 या विटामिन जिसे अपन बोल देते हैं H, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन। और आजकल जो बाल को झड़ने की समस्या है वो किसकी कमी से होती है, ज्यादातर बायोटिन की कमी से होने लगता है। बायोटिन की जो मेडिसिन उसके अंदर दी जाती है, ज्यादातर होने के तो अलग अलग कारण भी हो सकते हैं बाल झड़ने के, किसी के आनुवंशिक कारणों से हो सकता है, किसी के किसी अन्य बीमारी से भी हो सकता है। लेकिन जो अभी बायोटिन की कमी से भी क्या होता है, बालों का झड़ना, और इसमें नेत्र कैसे हो जाते हैं, स्पेलेक्टल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद विटामिन B9 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। और ये जो विटामिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि ये जो विटामिन गर्भस्थ शिशु की जो तंत्रिका नाल होती है उसके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। कौन सा विटामिन, विटामिन B9 विटामिन। और इसी की कमी से एक एनीमिया भी होता है, दूसरा एनीमिया। फोलिक एसिड की कमी से भी क्या होता है, एनीमिया, यानी ब्लड की कमी हो जाती है। जब आपने देखा होगा कि फोलिक एसिड की दवाइयां दी जाती है या मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। फिर बात करें विटामिन B12, और इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, साइनोकोबालमिन। इस साइनोकोबालमिन की कमी से जो सबसे घातक एनीमिया होता है, जिसे अपन बोल देते हैं पर्नीशियस एनीमिया, सबसे घातक एनीमिया होता है। कौन सा होता है, पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़ों से खून आने लग जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम अभी पढ़ा था हमने, कैल्सीफेरोल। क्या होता है, कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से कौन सा होता है, रोग होता है रिकेट्स। और रिकेट्स में क्या होती है, हड्डियां मुड़ने लग जाती है। विटामिन ई टोकोफेरोल, इसके कारण, विटामिन ई के कारण जो होती है बांझपन या लकवा जैसी जो रोग देखे जाते हैं। विटामिन के की बात करें, इसका जो रासायनिक नाम दो ध्यान में रखना है, एक तो नेफ्थाक्विनोन और एक होता है फेलोक्विनोन। दोनों अपने को ध्यान रखना है, फाइलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन बोल देते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त स्त्रावण यानी ब्लीडिंग जो होती है, वो रक्त हेमरेज, यानी हमारी जो नली नलिकाएं होती है, ब्लड नली जिसे अपन बोल देते हैं वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। ये रक्त वाहिनियों के अंदर क्या होते थे, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और उनसे क्या होता है, ब्लड का क्या होने लगता है, रिसाव होने लगता है, रक्त हेमरेज इसे कहते हैं, रक्त स्त्रावन होने लगता है, ठीक है। तो विटामिन ई का कंप्लीट हमने विटामिनों से संबंधित रोगों के बारे में बात की। अब बात करते हैं, जैसे हमने बात भी करी थी थोड़ी देर पहले, कि यौन संचारित रोग। अभी थोड़ी देर पहले दो रोग आए थे, एक तो गोनेरिया और सिफिलिस। यहाँ पर बोला गया है कि यौन संचारित रोग का उदाहरण है। अब बता सकते हैं अपन इसमें से कौन सा यौन संचारित रोग का उदाहरण है। टीबी जीवाणु जनित बीमारी है। कैंसर ये गैर संक्रामक रोग के अंदर आ जाता है, और हमारे सिलेबस में गैर संक्रामक रोग है ही नहीं, तो कैंसर को अपन पढ़ेंगे भी नहीं। बात करें गोनोरिया, गोनोरिया बोल दो, या फिर बात करते हैं एक आता है निमोनिया, ये भी क्या है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, गोनेरिया, जिसे हमने बात भी करी थी अभी, सुजाक रोग बोल देते हैं। इसके जो बैक्टीरिया का नाम क्या था, निस्सीरियाई गोनेराई, इसके बैक्टीरिया। टीबी का बैक्टीरिया आगे पढ़ेंगे अपन। टीबी का बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। निमोनिया का जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। तो आगे देख लेते हैं कौन कौन सी यौन संचरित बीमारियां हैं। एसटीडी जिसे अपन बोल देते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो एड्स, सब परिचित है, एड्स है। एड्स क्या है, ये भी क्या है, जो वायरस जनित बीमारी है, वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग है। ये भी क्या है, एक यौन संचरित रोग की श्रेणी में आ जाता है, यानी यौन संपर्क से फैलने वाला रोग भी है। कौन सा, एड्स। सिफिलिस भी है, क्लेमेडिया है, और सुजाक है जिसे अपन गोनोरिया बोल देते हैं। इसमें श्रोणी जलन बीमारी आती है, पीआईडी। और एक आता है हर्पिस। हर्पिस भी क्या होता है, ये जो चारों पांचों रोग है, वो नाम ध्यान रख लेना आप, खाली नाम से ही अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कौन सी यौन संचरित बीमारी है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर अपन दे सकते हैं इनको देखकर। तो एड्स है, सिफिलिस है, क्लेमीडिया है, और सुजाकिया गोनोरिया है, और पीआईडी है, और हर्पिस। तीनों चारों नाम, पांचों छठे नाम ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं अगला। अब इसमें देखो टीबी, टीबी जो है अपने सिलेबस के अंदर लिख रखा है, वहां पर टीबी की बात करते हैं। तो टीबी या ट्यूबरक्लोइड्स
ट्यूबरक्लोसिस बोल देते हैं, इसी का नाम यक्ष्मा बोल देते हैं, इसी को तपेदिक बोल देते हैं, इसी को कोस डिजीज भी बोला जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है टीबी को। ठीक है, टीबी का जो बैक्टीरिया का नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या है बैक्टीरिया का नाम? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर क्या होता है, संक्रमण कैसे होता है? डायरेक्ट संपर्क से भी हो सकता है, दूषित जल एवं भोजन से हो सकता है। यानी अगर आप किसी रोगी व्यक्ति, टीबी से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो भी ये बीमारी होने की ज्यादा संभावना है। दूषित जल एवं भोजन का सेवन करेंगे तो भी बीमारी होने की। लक्षण क्या है वो ध्यान रखना है। इसमें बुखार आता है, बुखार तो नॉर्मल हर बीमारी के अंदर आता है, लेकिन लंबे समय तक खांसी चलती है। जैसे कुकर खांसी जो है उसमें भी क्या चलती है, लंबे समय तक खांसी चलती है, इसमें भी लंबे समय तक। कमजोरी होने लगती है, कफ के साथ कभी कभी खून आने लग जाता है। और इनसे जो मेन जो टीबी के बैक्टीरिया से जो प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है? फेफड़े। यानी ये अपने फेफड़े को क्या कर देती है? डैमेज करने का काम करता है बैक्टीरिया। ठीक है, टीका क्या है? बीसीजी का टीका। अभी बताया था कुष्ठ रोग के अंदर भी बीसीजी का टीका दिया जाता है, और टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके अंदर भी बीसीजी का टीका दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है बेसाइल कामेटग्वेरिन। ठीक है, परीक्षण जो होते हैं वो ध्यान रखने आपको, एक तो मॉन्टेक्स परीक्षण, मेंटॉक्स परीक्षण ध्यान रखना है। दूसरा आपने कफ परीक्षण जो नॉर्मल किया जाता है, कफ परीक्षण सब जानते हैं। एक होता है ईएसआर जिसे अपन बोल देते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन टेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब उपचार में जो दी जाती है वो कौन सी दवाइयां दी जाती है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में भी कौन सी? जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दी जाती है। फिर आइसोनियाजिड एमडीआर थेरेपी दी जाती है। एमडीआर में मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी बोल देते हैं इसको। फिर डॉट्स पद्धति, ये डॉट्स पद्धति इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डॉट्स पद्धति कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉट्स का पूरा नाम क्या है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी होता है इसका नाम। आगे बात भी कर लेते हैं क्या होता है डॉट्स के अंदर, क्या दवाइयां दी जाती है। डॉट्स, अब डॉट्स की बात करें तो डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी बोलते हैं। डॉट्स पद्धति में 5 प्रकार की दवाएं दी जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो कभी कभार पूछ लिया जाए, अगर डॉट्स पद्धति से संबंधित कथन देके पूछा जा सकता है, तो 5 प्रकार की दवाइयां देखने को मिलती है इसके अंदर। फिर भारत सरकार ने क्या किया था टीबी रोग नियंत्रण के लिए सन 1997 में, क्या डॉट्स पद्धति का अपनाई। डॉट्स पद्धति कब से अपनाई गई? 1997 से भारत सरकार ने। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था डॉट्स पद्धति का, कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त राष्ट्र घोषित करना। यानी भारत में क्या है, 2025 तक टीबी को बिल्कुल हटाना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नोट लिखवाया है मैंने, यहाँ पर क्या बोला है कि टीबी का जीवाणु क्या करता है, हड्डियों में एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे अपन बोल देते हैं ट्यूबरलिन। ट्यूबरलिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये ट्यूबरलिन प्रोटीन क्या करती है, हमारी अस्थियों को, हमारी बोन्स को कमजोर करने का काम करती है। फिर यहाँ पर नोट 2 ध्यान रखना है कि माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस, अब इससे पिछले जो एग्जाम हुआ था रीट का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आगे आने भी वाला है क्वेश्चन, कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया क्या करता है, एक रोग और उत्पन्न करता है टीबी के अलावा, जिसे अपन बोल देते हैं प्लूरिसी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। तो प्लूरिसी रोग भी उत्पन्न करता है, कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आगे बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे जो आएगा आपका निमोनिया। निमोनिया आप सब निमोनिया की बात करें। अब निमोनिया के अंदर रोग कारक का नाम क्या है? डिप्लोकोकस या न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोल देते हैं। डिप्लोकोकस भी आ सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस भी आ सकता है, और निमोकोकस भी आ सकता है। बाद में जरूर ध्यान रखना, आपको निमोनिया से निमोनी ध्यान रखना है, पीछे वाला शब्द क्या ध्यान रखना है? निमोनी। तो यहाँ पर देखो निमोनी रोग बैक्टीरिया का नाम क्या है? डिप्लोकोकस बोल दो, या स्ट्रेप्टोकोकस बोल दो, या निमोकोकस निमोनी लास्ट के अंदर, ये ध्यान रखना। संक्रमण की बात करें तो संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से भी हो सकता है। लक्षण जो होता है इसमें तेज बुखार आती है, ठंड लगना और छाती दर्द। इसमें क्या हो जाता है, बीबीसी नहीं आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम होने लगी। यानी ब्लड निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सांस लेने में कठिनाई होती है, और यकृत
पित्ताशय में सेप्टिसेमिया एवं जलन होने लगती है, यानी पित्ताशय में जलन को ही बोल देते हैं एक प्रकार से सेप्टिसेमिया। तो पित्ताशय में सेप्टिसेमिया या यकृत में सेप्टिसेमिया का लक्षण किस रोग के अंदर होता है? निमोनिया के अंदर। फिर प्रभावित अंग मेनली फेफड़ों की बात करें, फेफड़ों में भी अगर पूछा जाए तो जो हमारी एल्वियोलाई होती है, वायु कुपिका होती है, उसके प्रभावित करने का काम कौन करती है? डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो टीका दिया जाता है, इस टीके का नाम ही क्या है? निमोनिया का टीका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है कि प्रभावित अंग कौन सा है। प्रभावित अंग में आपसे फेफड़ा न देकर क्या बोल दिया जाए? वायु कुपिका भी दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। रोग कारक का नाम ध्यान रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस आ सकता है, और डिप्लोकोकस आ सकता है, निमोकोकस आ सकता है, लास्ट में निमोनी, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो रोग सिफिलिस, जो एक यौन संचरित रोग की श्रेणी में आता है सिफिलिस, अभी बात भी करी थी अपन। सिफिलिस की बात करें तो इसका जो रोग कारक का नाम क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। क्या नाम है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसके जो रोग कारक का नाम क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। अब बात करें तो संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर यौन संबंध बनाओगे, असुरक्षित यौन संबंध, तो उससे क्या होगा? ये रोग फैलने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लक्षण जो होते हैं, लक्षण वही जन्मांगों पर क्या होने लग जाते हैं? फोड़े फुंसियां होने लग जाती है। मूत्र करते समय जो जलन होती है, जैसे गोनेरिया के अंदर होते हैं। गोनेरिया के लक्षण ही इस रोग के अंदर, इस रोग के लक्षण के समान है। मूत्रपथ में घाव बन जाते हैं, सैम बांझपन का गुण आ जाता है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आपको ध्यान रखनी कि इसमें जो है याददाश्त में कमी आने लग जाती है। इस रोग में क्या होता है? धीरे धीरे याददाश्त जो होती है कमजोर होने लग जाती है। ठीक है, बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये क्या आता है? एक सिफिलिस रोग, जिसे अपन बोल देते हैं सिफिलिस। सिफिलिस के रोग कारक का नाम क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। ध्यान रखना है, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से यह रोग होता है। ठीक है, और जो उपचार है वो कौन सा लेंगे अपन? एंटीबायोटिक। सभी जो जीवाणु जनित रोग जितने भी होंगे वो एंटीबायोटिक से ही ठीक होता है। एंटीबायोटिक दी जाती है उसके अंदर, सभी के अंदर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके 25 जुलाई का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया था। 25 जुलाई के अंदर जो शिफ्ट 3 के अंदर, शिफ्ट 3 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग। अब यहाँ पर टीबी ने दे रखा, प्लूरिसी बोल दिया। प्लूरिसी अलग डिजीज है, अलग है, यहाँ पर टीबी अलग है। लेकिन इस जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, वो टीबी का बैक्टीरिया क्या करता है? वही जो बैक्टीरिया होता है वही बैक्टीरिया प्लूरिसी रोग भी उत्पन्न करता है। तो टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपने पढ़ा हो कभी आरबीएससी की जो बुक है, आरबीएससी की जो पहले वाली बुक आती थी उसके अंदर जो 12th की बुक थी उसके अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है डायरेक्ट। प्लूरिसी वहां दे रखा है साफ साफ। तो एनसीईआरटी का ध्यान रखना है, किताबों का ध्यान रखना है यहाँ पर। दूसरा है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। इससे जो रोग होता है वो डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया से समझ जाओगे कि डिप्थीरिया रोग होगा। लेप्री से लेप्रोसी रोग, जिसे अपन बोल देते हैं कुष्ठ रोग। नेस्सीरिया गोनेराई से गोनोरिया रोग, जो हमने बात करी थी सुजाग रोग, वो होता है। आगे बात करें, अब इसमें जो रोग हमने टीबी की हमने बात कर ली, डिप्थीरिया। आगे जो रोग आएगा डिप्थीरिया की भी अपन बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर बता सकते हैं आप कि विटामिन की कमी से, हमने सारे रोगों की बात कर ली थी, अभी जो दोबारा आ गया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग बताइए कौन सा होगा? अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। विटामिन बी की कमी से पूछा गया था। यहाँ पर रतौंधी रोग होता है। कौन सा होगा? रतौंधी। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी सी की कमी से होता है। डी रिकेट्स की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ये अपन बात भी कर चुके हैं सारे रोगों की। एक बार जिसने क्लास नहीं देखी हो, बात पीछे जाकर देख सकते हैं। अब देखो, अभी तक अपन जो रीट के अंदर क्वेश्चन आए उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। यानी जो रीट, जितने भी जो रीट के एग्जाम हुए हैं 2011 से लेकर 2022 तक जो एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं अपन। देखें अगला क्वेश्चन, कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? पढ़ लिया हमने सुजाक रोग, या जिसे अपन गोनोरिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गोनोरिया बोल देते हैं या सुजाक रोग बोल देते हैं। तो इस कौन से जीवाणु से होता है? निस्सीरिया गोनेराई। किससे होता है?
निस्सीरिया गोनेराई से होने वाला रोग कौन सा है? गोनोरिया या सुजाग रोग। हमने पढ़ लिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से 2 रोग ध्यान रखना है, टीबी और प्लूरिसी, जो पूछा भी गया है क्वेश्चन। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कौन सा आता है? लेप्रोसी रोग। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। अभी बताया थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहां पर आ रहा है कि वायरस जनित रोग है। अब वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं उनकी अपन अगली स्लाइड के अंदर चर्चा भी करेंगे। बाकी यहां से जो वायरस जनित रोगों की बात करें, वायरस जनित रोग, टाइफाइड, टाइफाइड अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, जीवाणु जनित बीमारी है। मलेरिया, ये एक प्रोटोजोन डिजीज है, मतलब प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया। रेबीज जो है, रेबीज वो वायरस जनित बीमारी है, जो रेब्डो वायरस, जो जंगली जानवर या पागल कुत्ते की लार में पाया जाता है, उसके कारण होता है कौन सा रोग? रेबीज। दस्त या डायरिया। अब दस्त या डायरिया जो होता है वो जीवाणु की वजह से भी होता है। साइजेला नामक जो जीवाणु होते हैं उनकी वजह से भी होता है ये डायरिया। और जो आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ की कमी से भी, प्रोटोजोआ के कारण भी होता है रोग, कौन सा? डायरिया या दस्त। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर जो वायरस जनित बीमारियां कौन कौन सी, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं अपन। कौन कौन सी वायरस जनित बीमारियां हैं उसकी बात करें। ठीक है, तो ट्रिक है, क्या ट्रिक ध्यान में रखनी कि डीआई की अपनी ही क्लास में बीपी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। रोज क्या हो जाती है? बीपी शून्य हो जाती है। डीआई की अपनी ही क्लास में रोज बीपी शून्य हो जाती है। इससे याद कर लेना। बाकी तरीका तो वही है, अगर आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद रहेंगे, और ट्रिक से पढ़ोगे तो ट्रिक से, ट्रिक क्या है, कभी कभी एग्जाम में भूल जाते हैं अपन। अगर तो जैसे एक भी शब्द बोल गए, एक भी शब्द भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है ना। तो डेंगू, डी से डीआई, डीआई से क्या हो गया? डेंगू। दूसरा आता है कोविड, की से आ गया कोविड-19, जो अपने सभी ने देखा है कोविड-19, जो कोरोना वायरस की बात करते हैं। फिर आता है एड्स, फेमस बीमारी एड्स, एड्स आ जाता है। पी, पी को ब्रैकेट में बंद कर रखा है, इसका मतलब पी यहाँ पर साइलेंट रखना है अपने को। एन आई, निपा वायरस, निपा वायरस, ये जो निपा वायरस है, अभी जो हाल ही के अंदर सीईटी का एग्जाम हुआ था, सीईटी के अंदर क्वेश्चन आया था ये निपा वायरस का। ठीक है, उसके बाद क्लास, क्लास से अपने को 3 ध्यान रखने। सी से देखो, एक तो होता है चेचक, जिसे अपन बड़ी माता या इस इंग्लिश में देखो स्मॉल पॉक्स बोल देते हैं। चेचक, बड़ी माता को इंग्लिश में बोला जाता है स्मॉल पॉक्स, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, स्मॉल पॉक्स। जबकि जो चिकन पॉक्स किसको बोला जाता है? छोटी माता को। यहाँ पर बड़ी का मतलब यहाँ पर बिग नहीं आएगा, यहाँ पर नाम ही क्या है इस बीमारी का? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, छोटी माता को क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स और चिकनगुनिया। इस सी से अपने को 3 सी ध्यान रखना है। एक तो चेचक बोलना है, चेचक जिसे अपन बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, चिकन पॉक्स जिसे अपन छोटी माता के नाम से जान सकते हैं, और चिकनगुनिया। तीनों रोग अपने को ध्यान रखने हैं। इसके बाद में साइलेंट है। फिर बात करें रो, रो से अपने को 3 ध्यान रखने हैं। रो मतलब र की बात कर रहे हैं। एक आता है रूबियोला, रूबियोला जिसे अपन मीजल्स या खसरा बीमारी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? खसरा। या तो रूबियोला बोल दो, या इसे ही बोल देते हैं मीजल्स, और इसे ही बोल देते हैं खसरा। और इस मीजल्स के अंदर एक टीका आता है एमएमआर का, वो पढ़ेंगे अपन। एमएमआर से, एमएमआर का टीका 3 रोगों के अंदर दिया जाता है, इसके अंदर भी मीजल्स के अंदर दिया जाता है। फिर बात करें रूबेला या जर्मन खसरा आ जाता है। ठीक है, और इसी से आ जाता है रेबीज, या जिसे अपन बोल देते हैं जलबित्ती रोग, हाइड्रोफोबिया जिसे अपन बोल देते हैं। ठीक है, तो 3 रोग अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। रोज से रूबियोला ध्यान रखना है, रूबेला ध्यान रखना है, और रेबीज ध्यान रखना है। फिर बात करें जैसे, जैसे आपको ध्यान रखना है जीका वायरस। कौन सा वायरस ध्यान रखना है? जीका वायरस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। फिर बात करते हैं बी, बी से आ गया आपका बर्ड फ्लू। पी से आ गया आपका पीली बुखार, जिसे अपन बोल देते हैं पित्त जवर, पित्त ज्वर बोल देते हैं। फिर बात करें सुनने, सू से आ गया, स से आपके 2 रोग ध्यान रखने, सामान्य जुकाम, इन्फ्लुएंजा जो होता है, और एक आता है आपका स्वाइन फ्लू। ठीक है, और एक आता है सार्स वायरस, जो एक कोरोना वायरस का ही क्या है?
कोरोना वायरस की क्या है पुरानी पीढ़ी का नाम क्या है, सार्स वायरस। फिर बात करते हो से आपको ध्यान रखना है कि हर्पिज वायरस और हिपेटाइटिस के ध्यान रखना है। और एक और ध्यान रखना है रोग आपको यहाँ पर इबोला वायरस। इबोला वायरस से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आरएस वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो विषाणु से संबंधित जितने भी रोग है हमने यहाँ पर उनसे संबंधित बात कर ली। अब कौन कौन से विषाणु से संबंधित रोग है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अभी पिछला ही क्वेश्चन था कि कौन सा विषाणु जनित रोग है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है। अगर आपको ये ध्यान होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। आगे बात करें, अगला जो टाइफाइड की बात करते। अब देखो टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दे रखा था, इसलिए हमने क्या कर लिया, टाइफाइड को पहला जो ऑप्शन था अभी पिछले क्वेश्चन का उसमें अंदर टाइफाइड जो होता है जीवाणु जनित बीमारी है। इस टाइफाइड को भी अलग अलग नाम से जानते हैं। नॉर्मल जो गाँव के अंदर अपन जानते हैं उसे बोलते हैं मोतीझरा। क्या बोल देते हैं, मोतीझरा। या इसे ही बोला जाता है मियादी बुखार, एंटेरिक फीवर बोल देते हैं, या इसे ही बोला जाता है आत्रशोथ। और ये इंपॉर्टेंट है, रीट लेवल 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रीट लेवल 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट जो है सिलेबस के अंदर डायरेक्ट दे रखे हैं। टाइफाइड रीट लेवल 2 के अंदर टाइफाइड के नाम से दे रखा है, और रीट लेवल 1 के अंदर आत्रशोथ कौन सी बीमारी उससे संबंधित आत्रशोथ के लिए दे रखा है। और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे बात करते हैं, रोगजनक का नाम क्या है। रोगजनक का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। क्या है, साल्मोनेला टाइफी। फिर बात करें लक्षण क्या है। लक्षण आपको ध्यान रखने की रोगी के सिर में दर्द होता है तथा सुस्त बना रहता है। पहली बात तो यही है। रोगी के पेट में भी दर्द होता है, यानी हमारे आंतों में भी इंफेक्शन करता है ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, फिर रोगी को जो बुखार आता है वो लगभग 103 डिग्री से 105 डिग्री तक जो होता है जवर हो जाता है, मतलब बुखार आने लगता है। शरीर पर फुंसियां भी होने लग जाती है, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। और रोगी को पतली दस्त एवं पेशाब कम आता है। दस्त तो कैसे आती है, पतली आती है, यानी आंत्र को इन्फेक्शन कर रहा है मतलब दस्त तो पतली आई। पेशाब कम आता है, और रोगी का जवर लगभग 15 दिन तक रहता है, यानी थोड़ी थोड़ी जो मियादी बुखार आती है, मतलब जिसे अपन बोल देते हैं हड्डी बुखार, वो आने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, संक्रमण की बात करें तो इस रोग में अगर प्रसार जो होता है जल भोजन कीट तीनों के द्वारा होता है। और व्यक्तियों के अगर आप संपर्क में रहोगे, जो ऐसा व्यक्ति जो टाइफाइड से संक्रमित है अगर उसके संपर्क में आओगे तो उससे भी ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, निदान या टेस्ट की बात करें, सभी को पता है ये जो टेस्ट होता है टाइफाइड का जिसे अपन बोलते हैं विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं, विडाल टेस्ट। और इसमें टीका जो दिया जाता है टीएबी का टीका, टीएबी जिसे अपन बोलते हैं टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एवं बी इसका नाम है। उपचार जो है एंटीबायोटिक इसमें दी जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन का अगला जो रोग है इसके अंदर रेबीज ध्यान रखना है। जो कुत्ते के काटने से, अपन जानते हैं कि कुत्ते के काटने से ही होता है, लेकिन ये जो है कुत्ते के अलावा रेबीज जो होता है ये रेब्डो वायरस या रेबीज वायरस इसे बोल देते हैं। और ये विषाणु अपन देखते हैं कि जो पागल कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती है, भेड़ियां होती है, लोमड़ी होती है, बंदर होते हैं, इन जंतुओं के अंदर पाया जाता है। उन जंतुओं की कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। और इस रोग के लक्षण अगर प्रकट होने लग गए व्यक्ति के अंदर तो इसके अंदर मृत्यु निश्चित है, यानी मृत्यु हो जाती है। जब तक रोग के लक्षण प्रकट नहीं होते, यानी अगर शुरुआत में ही अपन प्रारंभ में ही अगर ध्यान दे लेते हैं तो तब तक तो नहीं होता। बात करें रेबीज विषाणु द्वारा जो उत्पन्न रोग है इसे क्या बोल देते हैं अपन, हाइड्रोफोबिया क्यों बोल देते हैं, जिसे अपन जलभीति। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति को पानी से भी डर लगने लगता है। हाइड्रो का मतलब यहाँ पर जल से संबंधित है, फोबिया मतलब डर, हाइड्रोफोबिया बोला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर व्यक्ति को पानी से भी डर लगने लग जाता है, इसलिए इस रोग को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया या जलभीति रोग। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जल से भय लगने लग जाता है। प्रभावित अंग की बात करें, कौन सा अंग प्रभावित करता है ये बैक्टीरिया का ये वायरस, तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को सर्वाधिक प्रभावित करने का कार्य करता है कौन, रेबीज। बात करें इस लक्षण की बात करें तो इस रोग के लक्षण पागल जानवर या कुत्ते के काटने से, यानी पागल जानवर हो सकता है, जानवर के अंदर कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, भेड़िया भी हो सकता है, लोमड़ी हो सकती है, इनके काटने से 4-5 दिन बाद दिखाई देते हैं। ये ध्यान रखना है, कब दिखाई देते हैं इनके लक्षण, 4-5 दिन बाद। यानी अगर आप काटते ही तुरंत आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन लक्षण दिखाई देने के बाद करोगे तो फिर मृत्यु निश्चित है। इसमें क्या होता है, काटने के स्थान पर पहले तो सूजन होगी, दर्द होगा, फिर द्रव पदार्थ पीते समय दौरा पड़ता है। मतलब जैसे ही अपन द्रव पदार्थ कोई भी लिक्विड जो पीते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, गले में दर्द होने लग जाता है। फिर रोगी किसी को अपने पास नहीं आने देता, उसके मुख से झाग निकलते हैं और उसे पानी से भी डर लगने लग जाता है धीरे धीरे। ठीक है, आगे बात करें इसकी वैक्सीन जो है उसे बोलते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन, और इसकी जो खोज की थी वो लुई पास्टर ने की थी 1885 के अंदर। यानी जो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्टर ने की थी। कब की थी, 1885 में। इस टीके में क्या करते थे अपन, इसके अंदर क्या करते थे, 14 टीके जो है उदर में यानी पेट में दिए जाते थे। ठीक है, और बहुत अधिक दर्द करते थे क्योंकि उदरीय पेशियों के लिए ये टीके होते थे। फिर क्या होता है, कुछ वर्षों बाद क्या होता है, नए टीके की खोज होती है और इस टीके के अंदर 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं। कितने इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन हाथ पैर पर लगाए जाते हैं। इस अगर बात करें इसे जो है इस किस नाम से जानते हैं, मेरियक्स ह्यूमन डिप्लॉइड कोशिका, मेरियक्स ह्यूमन डिप्लॉइड सेल टीका बोल देते हैं इसको, मेरियक्स ह्यूमन डिप्लॉइड वैक्सीन बोल देते हैं। जो नई वैक्सीन है किसकी, रेबीज की, वो कौन सी, किस नाम से है, मेरियक्स ह्यूमन डिप्लॉइड कोशिका या वैक्सीन बोल देते हैं इसको। और ये टीके सर्वप्रथम कहाँ लगाए गए थे, अमेरिका के अंदर 1980 में। कब लगाए गए थे, 1980 में। ठीक है, और भारत में भी आजकल इसका उपयोग किया जाता है। पहले 14 इंजेक्शन लगा देते, आजकल 3 इंजेक्शन यानी 3 टीके में ही काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये भी आपके रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। पिछला जो रीट का एग्जाम हुआ था, रीट 2022, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और बात करते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। क्षय रोग जो है, अब यहां पर इधर तो दे रखे रोग और इधर दे रखे इनके रोग जनक दे रखे हैं। कौन कौन से रोग किस किस बैक्टीरिया या किस किस वायरस के कारण होता है। ठीक है, यहां पर बात करें तो क्षय रोग, क्षय रोग की बात करें जिसे अपन टीबी बोल देते हैं, टीबी बोल देते हैं, यक्ष्मा बोल देते हैं, तपेदिक रोग बोल देते हैं, कोच डिजीज बोल देते हैं। टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो पहले के अंदर आंसर क्या आएगा, डी। देखो सारे में डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें नहीं है, तो इसको हटा दो पहला। दूसरा जो आंसर आएगा, दूसरा जो क्वेश्चन है कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है, टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम हमने पढ़ा था अभी, साल्मोनेला टाइफी। तो दूसरे के अंदर ए, अब दूसरे के अंदर ए कौन कौन से में है, एक तो इसमें है, तो इसको हटा दो, बी है जिसको, और इसको हटा दो, ये तो हट ही रखा है 3 में से, तो ए 2 में है। फिर बात करते हैं कुकर खांसी, जिसे अपन अभी बात भी करी थी, जिसे अपन हुपिंग कप बोल देते हैं या पर्टिसिस बोल देते हैं। इसके जो बैक्टीरिया का नाम क्या है, बोर्डिटेला पर्टिसिस या हीमोफिलस पर्टिसिस। यहाँ पर जो दे रखा है बोर्डिटेला पर्टिसिस। अब यहाँ पर जो 3 का सी देखना है, 3 में सी कौन से ऑप्शन में है, इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ से अब लास्ट वाला देख सकते हो आप, छोटी माता जिसे अपन बोल देते हैं चिकन पॉक्स, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस, वायरस जनित बीमारी है ना, तो वेरिसेला, हाँ बी वाला गलत है, हाँ। इसमें देखो कुकर, टाइफॉइड, क्षय रोग की बात करें तो डी आ गया इसमें, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी ए आ गया, और कुकर खांसी सी। ऑप्शन गलत था इसके अंदर, कुकर खांसी जो होगी वो सी। और इसमें जो ऑप्शन आएंगे एक बार मैं इधर लिख देता हूं, 1 2 3 4। इसमें जो पहली बात करें तो क्षय रोग जो होगा वो डी। बात करें टाइफॉइड की बात करें तो टाइफॉइड में आ जाता है आपका साल्मोनेला टाइफी ए। कुकर खांसी की बात करें तो कुकर खांसी में बोर्डिटेला पर्टिसिस सी आ जाएगा। और छोटी माता जिसे अपन चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, इसका जो वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस, इसमें आ जाता है बी। तो यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गई शायद, हाँ DACB आंसर ये होगा। आंसर जो हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा इसके अंदर, ऑप्शन सी। तो पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्षय रोग अपन पढ़ चुके हैं, टाइफॉइड पढ़ चुके हैं, कुकर खांसी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर छोटी माता को पढ़ेंगे अपन चिकन पॉक्स, जो वायरस जनित बीमारी है।
इस चिकन पॉक्स की बात करते हैं। चिकन पॉक्स या छोटी माता। अब रोगजनक की अपन बात करें तो रोगजनक हमने देखा ही था कि रोगजनक है, रोगजनक की बात करें तो रोगजनक जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। कौन सा है रोगजनक यहाँ पर? वेरिसेला जोस्टर वायरस, ध्यान रखना है। और बड़ी माता जिसे चेचक बोलते थे, उसके जो रोगजनक का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। ये वेरिसेला जोस्टर है, ध्यान रखना। इसमें जो है संक्रमण वही संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से और उसके सामानों का अगर अपन उपयोग करते हैं तो उससे होगा। प्रभावित अंग, मेनली जो प्रभावित अंग है वो क्या है? त्वचा, स्किन को प्रभावित करता है। क्या होता है इसमें? तेज बुखार आती है और शरीर पर क्या बन जाते हैं? गुलाबी रंग के छोटे छोटे दाने, या जो संक्रमण मुक्त होने पर क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। फिर बात करें इसके चिकन पॉक्स का टीका इसमें दिया जाता है। नोट, अगर मैं बात करूं इसकी, बात करें किसकी? चिकन पॉक्स की। अगर ये जिंदगी क्या बोला है कि चिकन पॉक्स जीवन में एक बार होने के पश्चात शरीर में इस वायरस के प्रति एंटीबॉडी बन जाने के कारण ये जो रोग है चिकन पॉक्स या छोटी माता दोबारा नहीं होगा, क्योंकि एक बार एंटीबॉडी बन जाने के बाद दोबारा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। एंटीबॉडी, ठीक है, परमानेंट एंटीबॉडी बनती है इसके अंदर। जो स्थायी एंटीबॉडी का निर्माण होता है किसके अंदर? चिकन पॉक्स के अंदर। एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होगा। फिर इसी का अगला जो रोग है कौन सा है? वायरस जनित रोग है ये भी, चेचक, जिसे अपन बड़ी माता, और यहाँ पर ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी, इसे स्मॉल पॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मॉल पॉक्स। छोटी माता को नहीं बोलते, छोटी माता को बोला जाता है चिकन पॉक्स, बड़ी माता को क्या बोला जाता है? स्मॉल पॉक्स। अब इसके जो रोगजनक का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। लक्षण क्या है? देखो, रोगी को तीव्र ज्वर आता है, यानी इसमें जो बुखार आती है वो तेज बुखार आएगी, उसकी आंखें लाल हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है, जिससे वह सुस्त रहता है। और संक्रमण के तीसरे दिन बाद त्वचा पर लाल दाने निकल आते हैं। दाने उसमें भी निकलते हैं, इसमें भी दाने निकलते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? प्रारंभ में हाथ पांव एवं मुख पर ही दिखाई देते हैं दाने, और बाद में पूरे शरीर पर होने लग जाते हैं दाने। और इन दानों में क्या भर जाता है? तरल द्रव भर जाता है, और ये दाने एक दिन के बाद सूखने लगते हैं। और इस समय भी तेज बुखार आता है जो एक दिन में सामान्य हो जाता है, और दाने पपड़ी के रूप में गिरने लग जाते हैं। घावों को क्या करना है? समय समय पर लाल दवा से लाल दवा के घोल से धोना चाहिए, और पेनिसिलिन एवं सल्फर जैसी औषधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर अपन घाव या दानों को समय समय पर धोते रहेंगे तो इन्फेक्शन के क्या होंगे? कम चांस रहेंगे। फिर चेचक का टीका। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने 1798 के अंदर चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर। और इसी एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा तंत्र का जनक भी बोला जाता है। फिर बात करें, भारत सरकार ने 1962 के अंदर राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। और वर्तमान में WHO द्वारा इसे समाप्त घोषित कर दिया। यानी जो चेचक है, बड़ी माता है, स्मॉल पॉक्स है, इसको वर्तमान में समाप्त घोषित कर दिया गया है। यानी वर्तमान में इसके पेशेंट नहीं देखे जाते, छोटी बड़ी माता। बात करें अगला जो है वायरस जनित बीमारी। कौन सी बीमारी आ गई? वायरस जनित बीमारी कौन सी है? जैसे अभी क्वेश्चन भी आया था पहले भी कि वायरस जनित बीमारी कौन सी है, ये बताना है। वायरस जनित रोग का नाम बताओ किसी। पोलियो, प्लेग है, कोलेरा है, या टाइफाइड है। अब देखो, तीनों जो नीचे वाले रोग है ये तीनों तो क्या है? जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग है। रीट 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पर जो पोलियो है, ये पोलियो क्या है? एक वायरस जनित बीमारी है। पोलियो क्या है? वायरस जनित बीमारी है। अगर बात करें इस पोलियो की, आगे जैसे ये रहा पोलियो, इस पोलियो का पूरा नाम जो आता है पोलियो माइलाइटिस, क्या बोल देते हैं? पोलियो माइलाइटिस बोल देते हैं। रोग जनक का नाम है एंटीरो वायरस या पिकारनो वायरस या पोलियो वायरस बोला जाता है। क्या क्या बोल सकते हैं? एंटीरो वायरस बोल सकते हैं, या पिकारनो वायरस बोल सकते हैं, या पोलियो वायरस इसके नाम से भी जाना जाता है। बात क्या है इसमें? ये रोग जो है जल एवं खाद्य सामग्री के माध्यम से प्रसारित होता है। यानी फैलने का, यानी संक्रमण कैसे होता है? अपन नॉर्मल जो खाना, जो जल है और खाद्य सामग्री के माध्यम से भी फैल सकता है। इसमें बात करें लक्षण क्या है इसके? रोगी को रोग के प्रारंभ में तेज बुखार आते हैं, खांसी है, जुकाम, उल्टी, दस्त, ये नॉर्मल जो लक्षण है वो ध्यान रखने।
फिर क्या ध्यान रखना है कि 3-4 दिनों पश्चात रोगी अपने हाथ पैर नहीं हिला पाता, यानी हाथ पैरों में क्या होने लग जाती है, जकड़न होने लग जाती है, ऐंठने लग जाते हैं हाथ पैर। कई बार क्या हो जाता है, इस रोग के जो विषाणु होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु में प्रवेश कर जाते हैं, यानी हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं, ये ब्रेन को भी प्रभावित करने लग जाते हैं। साथ साथ जो हमारी मेरुरज्जु होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको भी प्रभावित करने लग जाते हैं और बालक को ताण आने लगती है और इससे श्वसन दर कम हो जाती है। इस रोग के बचाव के लिए 1952 में अमेरिका के जोनास सोक ने किसका निर्माण किया था, टीके का निर्माण किया था। और एल्बर्ट ने 1955 में इस रोग के लिए मुख से पिलाने वाली दवा का उपयोग किया। अब टीके भी पोलियो के अंदर 2 टीके दिए जाते हैं, एक तो आईपीवी जिसे अपन बोल देते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बोल देते हैं, और एक आता है ओपीवी जिसे अपन बोल देते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी एक तो मुख के माध्यम से दी जाने वाली दवा होती है और एक इंजेक्शन की सहायता से दी जाने वाली दवा होती है। और ये दवा जन्म के प्रथम वर्ष में 3 बार लगती है और एक माह के अंदर पिलाई जाती है। कौन सी, पोलियो की वैक्सीन, जो ओपीवी के माध्यम से पिलाई जाती है, ओरल के माध्यम से यानी मुख के माध्यम से पिलाई जाती है। ये सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है और जिसके फलस्वरूप बालक क्या हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। अगर इस रोग का इलाज नहीं होता तो बालक क्या हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे। आगे बात करें, प्लेग जिसे अपन काली मौत बोल देते हैं और ब्यूबोनिक मौत या निमोनिक प्लेग इसका नाम है। काली मौत क्यों बोला जाता है, इसके रोग कारक का नाम क्या है, यर्सीनेरिया पेस्टिस। क्या है रोग कारक का नाम, यर्सीनेरिया पेस्टिस। इसके जो रोग वाहक, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रोग वाहक, क्योंकि रोग कारक के साथ साथ रोग वाहक से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रोग कारक का नाम तो क्या है, यर्सीनेरिया पेस्टिस जीवाणु, ठीक है। और रोग वाहक का नाम क्या है, जिनोप्सिला चिप्पोसिस, या जिसे अपन ओरिएंटेलिस रेड फ्लाई या मक्खी भी बोल देते हैं, या पिस्सुजू, ये इसके रोग कारक का नाम है। यहाँ पर एक शब्द नया है, आशय। आशय क्या है, यहाँ पर चूहा। तीनों चीज अपने को ध्यान रखनी, किस किस से फैलने। लक्षण क्या है, ये हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लसिका तंत्र होता है, उसमें संक्रमण कर देता है और शरीर के दूरस्थ अंग, जो हमारे शरीर के दूरस्थ अंग जैसे हमारे हाथ है, पैर है, वो क्या लग जाते हैं, काले पड़ने लग जाते हैं, और जिससे गैंग्रीन जो होते हैं यानी अंगों का काला पड़ना, गैंग्रीन होने लगता है, और ठंड लगना, तीव्र बुखार, काले पड़ने, इसी कारण इसे बोला जाता है काली मौत, ब्यूबोनिक प्लेग या काली मौत। इस रोग में रक्त का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इस कारण इसे काली मौत या दर्दनाक मौत या भयानक मौत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वैक्सीन दी जाती है, प्लेग वैक्सीन, लेकिन ये कोई ज्यादा प्रभावी नहीं है, इसका प्रभाव कम देखने को मिला। लेकिन उपचार के अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती है या शल्य चिकित्सा या सर्जरी के माध्यम से क्या करते हैं, जो अंग काला पड़ जाता है उस अंग को सर्जरी के माध्यम से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये इसका उपयोग है। अगर मैं बात करूं इसकी, भारत के अंदर जो प्लेग की शुरुआत हुई है, भारत के अंदर कब देखा गया, 1896 के अंदर बॉम्बे में देखा गया प्रथम पेशेंट या प्रथम रोगी जो भारत के अंदर कहाँ देखा गया, 1896 में बॉम्बे में। जबकि बात करें ब्यूबोनिक प्लेग की शुरुआत, न्यूमोनिक प्लेग की शुरुआत भारत में जो होती है 1994 के अंदर होती है। स्टार्टिंग में पूछा जाए कि प्लेग की शुरुआत भारत के अंदर कब हुई थी, तो कब फैला था, 1896 में, ठीक है। विश्व में बात करें तो 541 ईस्वी के अंदर जी इसकी शुरुआत होती है मध्य अफ्रीका से। फिर 1347 में एशिया काली मौत के नाम से, 1894 में चीन के यूनान से होती है इसकी शुरुआत। बात करें अगले, यहाँ से भी कभी कभी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, इतिहास भी ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, कहाँ से कब किसकी शुरुआत होती है, ठीक है। बात करते हैं हैजा या कोलेरा की बात करते हैं, जिसे अपन विषुची का नाम दे देते हैं। हैजा या कोलेरा की बात करें, जिसका रोगजनक है वाइब्रियो या विब्रियो कोलेरी। ये जो है विब्रियो कोलेरी एक कोमा की आकृति, ऐसा बैक्टीरिया होता है कोमा की आकृति का। कोमा की आकृति का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, रोग कारक होता है। अगर मैं बात करूं इसका वाहक जो होता है, कैरियर जो होता है, वो होती है घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, यानी हमारे घर के अंदर जो मक्खी होती है वही क्या होती है, इसकी रोग वाहक होती है, वाहक होती है। इसमें क्या होता है, रोग होने के बाद इसमें क्या होता है, उल्टी दस्त होना प्रारंभ हो जाते हैं और रोगी में कमजोरी आ जाती है। और उल्टी दस्त जितने होंगे ज्यादा होंगे, उससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर या हमारे पेट में या हमारे शरीर में निर्जलीकरण ज्यादा होगा, यानी पानी की कमी होने लग जाती है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, तथा शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है,
पेशाब बंद हो जाता है और हाथ पाँव में क्या आने लग जाती है, ऐठन आने लगता है। अब इसके लिए बचाव के लिए संक्रमण कैसा होता है, इससे जल द्वारा, मेनली जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये जल द्वारा होता है, ध्यान रखना है कि जल द्वारा फैलता है, कौन सा, हैजा। ठीक है, बात करें इसके बचाव की, तो इसके बचाव के लिए TABC वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन दी जाती है, TABC, जिसे अपन टाइफाइड, पैराटाइफाइड, AB कोलेरा वैक्सीन बोल सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, AB कोलेरा वैक्सीन या डिकोरल वैक्सीन इसके अंदर दी जाती है। फिर बात करें इसके बचाव से संबंधित, आपने को बासी एवं सड़ी गली जो खाद्य सामग्री है उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। घर एवं आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए। उपचार, रोग उपचार के लिए नमक व चीनी युक्त घोल, यानी जल का घोल होता है जिसे अपन बोल देते हैं ORS, सब जानते हैं ORS। इस ORS का क्या करते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाती है, निर्जलीकरण की क्रिया ज्यादा होती है, यानी जल की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, और उस जल की कमी को पूरा करने के लिए किसका घोल दे देते हैं, ORS का, जिसे अपन बोला जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब ये हाइड्रेशन की क्रिया को वापस क्या कर देता है, बदल देता है। मुख्य पुनर्जलीकरण विलयन, तो ORS का पूरा नाम क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो यहां तक हमने आज जो क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चनों की बात की, और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से हमने पूरे जो लगभग सारे रोग आ जाते हैं विषाणु जीवाणु से संबंधित, लगभग सारे रोग हमने कंप्लीट कर लिए। साथ ही साथ कुछ रोग विषाणु से संबंधित देख लिए, वायरस जनित देख लिए। अब आने वाली क्लास के अंदर हम नए क्वेश्चन के साथ अगले रोगों को देखने वाले हैं। यहाँ तक मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने समय निकाल कर क्लास को देखने का प्रयत्न किया, और सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।